हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ अवर फोर्थ टॉपिक ग्लोबलाइजेशन। आज मैं आपको सोशल के क्लास 10th सीबीएसई सोशल इकोनॉमिक्स एंड चैप्टर 4 ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी एटलीस्ट उसके बारे में बताना चाह रही हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू एक्सप्लेन यू दैट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन। देन ग्लोबलाइजेशन मीन्स integrated different types of economy together for the purpose of trade, productions एंड फॉरेन एक्शंस और एफडीआई। तो ग्लोबलाइजेशंस का जो मीनिंग होता है वो ये मीनिंग ये होता है कि वर्ल्ड की कुछ इकोनॉमिक्स को या वर्ल्ड की कुछ कंट्रीज को टुगेदर मिलकर के इंटीग्रेटेड फॉर्म में जब वो किसी प्रोडक्शन की प्रोसेस में इन्वॉल्व हो जाती है, इन्वेस्टमेंट की प्रोसेस में इन्वॉल्व हो जाती है या ट्रेड की प्रोसेस में अगर इन्वॉल्व हो जाती है, देन इट इज सेड टू बी ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन की जो थीम है इट वाज कम इन इंडिया इन 1991 में जो हमारे यहाँ एलपीजी की फॉर्म जो डिस्कवर हुई, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, उसमें फर्स्ट जो फॉर्म थी इट इज ग्लोबलाइजेशन कि मतलब 1991 के इंडस्ट्रियल पॉलिसी में जो ट्रेंड्स हुए उन ट्रेंड्स के बिहाफ पे हमारी इकोनॉमिक में जो है वो ग्लोबलाइजेशन आया। अब आपके 10th के लेवल में ग्लोबलाइजेशन बहुत स्मॉल लेवल पर है, इतना लार्ज स्केल पर आपके ब्रीफली इसको डिस्क्राइब नहीं किया गया है। बाकी ग्लोबलाइजेशन का जो डिस्क्रिप्शन होता है वो लार्ज स्केल पर होता है। देन स्टार्टिंग में एज अ कंज्यूमर यू ऑल वांट टू बाय न्यू टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इन रिसेंट टाइम में आप सभी चाहते हो कि डिफरेंट टाइप्स की कमोडिटीज़ का हम कंजम्पशन करें, वैरायटी ऑफ कमोडिटीज़, और वो कमोडिटीज़ जितनी ज़्यादा फॉरेनर्स के थ्रू प्रोवाइड की जाती है, मतलब आउट ऑफ द प्रोडक्शंस ऑफ इंडिया। तो हम लोग अभी रिसेंट टाइम की बात छोड़ दीजिए, रिसेंट टाइम में तो है कि देशी अपनाओ विदेशी भगाओ वाली थीम चल रही है। बट ये होता है कि हम इससे पहले का अगर सोचे तो हम लोग सब चाहते थे चाइनीज़ को यूज़ करें, यूएसए का कोई प्रोडक्ट है तो एटलीस्ट उसको यूज़ करें। तो आपके पास जितना ज़्यादा लेटेस्ट और अपडेट मॉडल और टेक्निक होती थी आप उतना ही ज़्यादा अपने आप को बहुत लक्की समझते थे। तो हम सभी लेटेस्ट होते हैं, कैमरा चेंज हुआ लेटेस्ट टेक्निक आई ले लीजिए, मोबाइल चेंज हुआ लेटेस्ट टेक्निक आई ले लीजिए। तो डिफरेंट टाइप्स की जो हमारे कंजम्पशंस की जो होती है उनमें हम लेटेस्ट टू लेटेस्ट एंड अपडेट टू अपडेट होते जाते हैं। अब हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि वो इंडियन प्रोडक्ट है या नहीं है, वो प्रोडक्ट किसका है ये हम बाद में देखते हैं। पहले देखते हैं कि उसकी क्या जो है उसकी कॉस्ट है और क्या उसकी क्वालिटी है। दो चीज़ें देख करके हम उसका जो है वो कंजम्पशंस कर लेते हैं। और जाकर के मतलब आप अभी देखने लगे हो आपकी मेड बाय चाइना तो नहीं है तो इसका कंजम्पशन हम रोक दें या इसका कंजम्पशन करते हुए मुझे शर्म आएगी क्योंकि इट इज़ मेड बाय चाइना। तो ये वाली जो प्रोसेस है हमारे यहाँ वो रिसेंट टाइम में चल रही है। देन ग्लोबलाइजेशन एज द इंटीग्रेशंस बिटवीन कंट्रीज थ्रू फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो वापस समझिए, ग्लोबलाइजेशन इज इंटीग्रेटेड बिटवीन कंट्रीज। इंटीग्रेटेड मीन्स उनको साथ लेना। तो ग्लोबलाइजेशन है इट इज इंटीग्रेटेड बिटवीन कंट्रीज, कंट्रीज को इंटीग्रेटेड करना होता है थ्रू द फॉरेन ट्रेड। इट मे बी पॉसिबल कि आपका जो पर्पस हो वो फॉरेन ट्रेड करने का हो, एक कंट्री से दूसरी कंट्री और दूसरी से तीसरी का हो। एंड इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट इट मे बी पॉसिबल कि आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, एक बार इस कंट्री में किया और दोबारा उस कंट्री में किया, या अलग अलग जगह आपने किया बाय एमएनसीज। किसके थ्रू? विद द हेल्प ऑफ एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनीज के थ्रू जो है वो आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। तो यहाँ ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग यही होता है कि वर्ल्ड की कुछ कंट्री जो होती है एक ग्लोबल फॉर्म में एक साथ मिल करके इंटीग्रेटेड होकर के और कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को जो ऑपरेट करती है तो उसको जो है हम इस नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मिडिल सेंचुरी जब थी हमारी, अभी जो है 20th सेंचुरी का जो मिडिल था, मतलब बिफोर 1991 की बात कर रही हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं था, कोई ग्लोबलाइजेशन नहीं था। प्रोडक्शन जो होता था इनसाइड द कंट्री हम उसका कंजम्पशंस कर लेते थे और एटलीस्ट हमें कोई नॉलेज भी नहीं थी कि कोई फॉरेन प्रोडक्ट होता भी है या क्रॉस द बाउंड्रीज भी ऐसा कोई प्रोडक्ट जो है हम परचेज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये क्या होता था। और इंडिया में क्या होता था वो देखिए 1997 के टाइम तक कि इंडियन जो इकोनॉमी थी वो क्या करती थी, हमारा रॉ मटेरियल जो था हम उसको एक्सपोर्ट कर देते थे और वहाँ से फिनिश गुड्स को जो है वो हम इंपोर्ट करते थे। ये टेंडेंसी हमारी काफ़ी सालों तक चली कि हमारे यहाँ से ओनली रॉ मटेरियल जाता था,
हमें फिनिश गुड्स में उसको कन्वर्ट करना ही नहीं आता था, कोई प्रोसेस नहीं, कोई इंडस्ट्री नहीं, इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हमारी कंट्री में नहीं था। तो इंडियन इकोनॉमी की सिचुएशन ये थी कि इंडियन इकोनॉमी में रॉ मटेरियल जाता है, फिनिश गुड्स आता है, और हम एटलीस्ट उसी को कंज्यूम जो है वो कर लेते थे। उसके बाद जो है हमारे यहाँ कुछ एमएनसीज की जो है इनकमिंग हुई, एंड सच वाइड रेंजिंग चॉइस ऑफ गुड्स इन अवर मार्केट इज अ रिलेटिवली रिसेंट फिनोमिनन। और अब रिसेंट टाइम में आप देखिए वाइड वैरायटी ऑफ कमोडिटीज, एक रेंज अवेलेबल है, ये लीजिए, वो लीजिए, चाइना का लीजिए, यूएसए का लीजिए, यूके का लीजिए, यूरोप का लीजिए, ऑस्ट्रेलिया का लीजिए, ये वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट जो है वो अवेलेबल है, ये मेड बाय एमएनसीज लीजिए। तो ये है कि वाइड रेंजिंग ऑफ चॉइस ऑफ गुड्स इन आवर मार्केट इज रिलेटिवली रिसेंट फिनोमिनन। रिसेंट टाइम में वैरायटी ऑफ कमोडिटीज जो है वो हमारे यहाँ अवेलेबल है, प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्रीज। अब आपको देखना है कि प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्रीज किस स्टाइल से होता है। तो अब मैंने आपको बताया कि रिसेंट टाइम में क्या आ गया, एमएनसीज आ गया। तो ये एमएनसीज इज अ कंपनी, वापस समझ लीजिए एमएनसीज क्या होता है। एमएनसीज इज अ कंपनी दैट ऑन्स और कंट्रोल द प्रोडक्शंस बाय मोर देन वन नेशंस। तो एमएनसीज वो कंपनी होती है जो किसी प्रोडक्शन की प्रोसेस में इन्वॉल्व होती है, एंड इट इज़ कंट्रोल एंड मैनेज बाय मोर देन वन नेशंस। उसको मैनेज किया जाता है, उसमें जो इन्वेस्टमेंट होता है या उसको जो हैंडल किया जाता है, इट इज़ मोर देन बाय वन कंट्रीज। उसमें एक हेड होता है बट बाकी कंट्रोल जो होता है वो मोर देन वन कंट्रीज से किया जाता है। उसको हम एमएनसीज कहते हैं, मल्टी नेशनल कंपनीज। मल्टी का मतलब वैसे ही बहुत सारे हो गए, तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां, बहुत सारे राष्ट्र मिलकर के जब एक साथ किसी एक कमोडिटी का प्रोडक्शंस करते हैं, देन द प्रोडक्शन इज सेड टू बी द प्रोडक्शन ऑफ एमएनसीज। तो ऐसे प्रोडक्शन को हम एमएनसीज के प्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। देन एमएनसी सेटअप ऑफिसेज एंड फैक्ट्रीज। अब एमएनसीज जो होती है क्या होती है, आपके ये समझ में आ गया कि एमएनसीज क्या होती है। अब एमएनसीज सेटअप देयर ऑफिसेज एंड फैक्ट्री फॉर द पर्पज ऑफ प्रोडक्शंस वेयर they can get easily skilled or unskilled labor at very lower cost। एमएनसीज अपना सेटअप कहाँ करेगी वो भी समझ लो। एमएनसीज ऐसी जगह अपना सेटअप करती है जहाँ पर उसको सारी फैसिलिटी जो होती है वो इजी गोइंग अवेलेबल हो जाती है, उसको ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल लैंड को लेकर के ले लो, रॉ मटेरियल को लेकर के ले लो, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी को लेकर के ले लो, वाटर फैसिलिटी को ले लो। तो जहाँ पर इनको अच्छी फैसिलिटी मिलती है वहीं सेटअप हो जाती है। फॉर द एग्जाम्पल ऑफ गुजरात, और आप ये ले लीजिए गुजरात में जैसे बहुत ज़्यादा एमएनसीज है, महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा एमएनसीज है, साउथ में बहुत ज़्यादा एमएनसीज है। तो एमएनसीज क्यों है, क्योंकि वहाँ फैसिलिटी अवेलेबल है। अब राजस्थान और बिहार का एग्जाम्पल लीजिए तो बहुत कम एमएनसीज है। एमएनसीज इसलिए कम है कि यहाँ पर उनको अदर फैसिलिटी जो है वो अवेलेबल इतनी रिच अमाउंट में नहीं है। तो एमएनसीज वहीं सेटअप होगी जहाँ उसको अच्छे से सारी फैसिलिटी जो है वो ईजी गोइंग, बहुत ही लोअर कॉस्ट पर जो है अवेलेबल हो जाती है। तो MNCs set up offices and factories where they get cheap labor and other resources। cheap पहले इनका मेन टारगेट होता है चीप लेबर एंड अदर रिसोर्सेज। जो भी अदर रिसोर्सेज मैंने आपको बताया फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस के, वो बहुत लोअर कॉस्ट पर अवेलेबल हो जाते हैं। तो एमएनसीज अपना सेटअप वहीं कर लेती है। सो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज लो। इससे क्या बेनिफिट होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज लो। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है जो वो बहुत लो आएगी और दे गेट अर्न मोर देन मोर प्रॉफिट, और वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लाभ कमा सकेंगे। लार्ज प्रॉफिट एमएनसीज हैव अ मेजर फोर्सेस इन द ग्लोबलाइजेशन। लार्ज प्रॉफिट अर्न कर सके, ये इनका मेन मोटिव होता है। देन एमएनसीज हैव अ मेजर फोर्सेस इन द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। एमएनसीज का जो फोर्स होता है वो मोस्ट पावरफुल होता है इन द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो विदाउट एमएनसीज इट इज़ नॉट पॉसिबल। अगर एमएनसीज नहीं है तो ग्लोबलाइजेशन भी पॉसिबल किसी भी कंट्री में नहीं है, या वर्ल्ड में ग्लोबलाइजेशन पॉसिबल ही नहीं है अगर हम उसमें से एमएनसीज को निकाल दें। देन एमएनसीज कैन ईजी द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन या कन्वर्ट ईजी द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड कनेक्टिंग डिस्टेंस रीजन इन द वर्ल्ड। और एमएनसीज जो है वो कनेक्ट कर देती है डिफरेंट रीजन ऑफ वर्ल्ड के जितने भी डिफरेंट रीजन होते हैं एटलीस्ट उसको एमएनसीज कनेक्ट कर देती हैं। अब आपकी बुक में पेज नंबर 56 पे एक एग्जाम्पल दे रखा है, स्प्रेडिंग ऑफ प्रोडक्शन बाय एमएनसीज की। एमएनसीज किस स्टाइल से प्रोडक्शन को स्प्रेड आउट कर देती है। तो यहाँ पर एक लार्ज स्केल की एमएनसीज का एग्जांपल ले रहा है, प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट। ये एमएनसीज क्या प्रोड्यूस कर रही है, इंडस्ट्रियल
ये एमएनसीज जिसका आपकी बुक में एग्जांपल है, ये एमएनसीज जो है वो इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स जो है वो प्रोवाइड कर रही है, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में जो है काम आते हैं। प्रोडक्शन इन रिसर्च सेंटर यूएसए, इट्स डिजाइन। अब इसकी डिजाइन कहाँ बनी है, सबसे पहले आप वो देखिए, डिजाइन इन यूएसए। इस इंडस्ट्रियल जो भी इक्विपमेंट्स है उसकी जो डिज़ाइन है कि किस स्टाइल का ये होगा, वो डिज़ाइन जो है वो यूएसए की एक रिसर्च लैब में जो है वो प्रिपेयर की गई है। उसके बाद होते हैं एंड कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग चाइना। अब डिज़ाइन होने के बाद क्या होता है, कंपोनेंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर इन चाइना। कंपोनेंट्स कहाँ प्रोड्यूस हुए, डिज़ाइन हुई यूएसए में सेट, डिज़ाइन सेट करके चाइना को दे दिया, चाइना ने उनको कंपोनेंट्स जो है वो मैन्युफैक्चर किए, क्योंकि चाइना मैन्युफैक्चरिंग की फील्ड में वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा आगे है। यूएसए रिसर्च की फील्ड में आगे, यूएसए ने रिसर्च करके डिज़ाइन बना दी, चाइना ने उनको क्या कर दिया, मैन्युफैक्चरिंग कर दिया, एंड देन शिफ्ट टू मेक्सिको एंड यूरोप। उसके बाद ये कहाँ चले गए, मेक्सिको एंड यूरोप चले गए असेंबलिंग के लिए। किसके लिए, असेंबल। अब सारे पार्ट्स चाइना ने बना के दिए और असेंबल कहाँ जाकर के हुए, मेक्सिको में जाकर के फिर ये असेंबल हो जाते हैं। तो मेक्सिको और ईस्टर्न यूरोप में सेंड कर दिया जाता है, वहाँ ये जाकर के सारे पार्ट असेंबल हो जाते हैं और किस में कन्वर्ट हो गए, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो गए, और उसके बाद ऑल ओवर द वर्ल्ड सेल कर दिए जाते हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो ये सेल कर दिए जाते हैं। Assemble and finish goods. Meanwhile, company customer care carried out call center located in India. अब आपका कस्टमर केयर कहाँ है, कस्टमर केयर इन इंडिया। क्यों, क्योंकि हम लोग बात करने में बहुत ज़्यादा चतुर होते हैं। इंडियन कैन टॉक इजीली इंग्लिश, और इजीली हो कुछ भी होते हैं। मतलब अब आपको ये बता रखा है कि हमने कुछ नहीं किया, लेकिन कॉल सेंटर, कस्टमर केयर सेंटर्स जो है दे आर लोकेटेड इन इंडिया, उनको इंडिया में लोकेटेड कर दिया। तो यहाँ पर आप देखिए ये एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का एग्जांपल है। डिज़ाइन कहाँ प्रिपेयर हुई, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट की यूएसए में हुई, मैन्युफैक्चरिंग कहाँ किया गया, चाइना में किया गया, उसके बाद असेंबल कहाँ किया गया, मेक्सिको और ईस्टर्न यूरोप में किया गया, उसके बाद ऑल ओवर द वर्ल्ड उसको जो है सेल कर दिया गया। बट कस्टमर केयर कॉल सेंटर इज लोकेटेड इंडिया। कहाँ सेटअप किया गया, इंडिया में सेटअप किया गया। तो दिस इज नॉन एज द एमएनसीज प्रोडक्ट, और हमारी कंट्री भी उसमें इन्वॉल्व है। अब देखिए हमारी कंट्री ने कुछ नहीं किया, डिज़ाइन कहाँ बनी, किसने क्या किया, हम केवल कॉल सेंटर को लेकर के बैठे, जो प्रॉब्लम आएगी एटलीस्ट हम उसको सॉल्व करेंगे। क्यों सॉल्व करेंगे, बिकॉज वी हैव बेसिक नॉलेज ऑफ द प्रोडक्ट। हमारे यहाँ के इंजीनियर जो है वो बहुत स्किल्ड है, वेल है, उनको उस प्रोडक्ट के बारे में सारी जानकारी है कि कहाँ क्या खराबी है, तो किस स्टाइल से कस्टमर को जवाब देना है। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एमएनसीज। अब आता है कि इन दिस एमएनसीज नॉट ओनली सेलिंग, अब यहाँ पर एमएनसीज नॉट ओनली सेलिंग बट ऑल्सो प्रोड्यूसिंग ग्लोबली। इस एग्जाम्पल को आप देखिए, एमएनसी सेल ही नहीं कर रही है ग्लोबली, बल्कि प्रोड्यूस ग्लोबली, प्रोडक्शन भी ग्लोबली है, अलग अलग देशों ने मिलकर के उसको प्रोड्यूस किया गया है। तो यहाँ पर ये अच्छी बात है। एंड बट जो हो गया, ये हो गया यहाँ पर कि सभी ने जो है यहाँ पर ग्लोबली मैन्युफैक्चरिंग किया गया, बट प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड इन इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्स वे। थोड़ा सा प्रोडक्शन जो है थोड़ा कॉम्प्लेक्स वे में होता है, कब भेजा, कब आएगा, कब निकलेगा, कब वहाँ से निकलेगा, कब वहाँ से निकलेगा। तो थोड़ी सी प्रोडक्शन की प्रोसेस में आपको थोड़ी सी जो है कठिनाई जो है वो महसूस हो सकती है, बट ये बहुत अच्छा हो सकता है। अब हमने अलग अलग को क्यों दिया, क्योंकि चाइना को वो काम क्यों दिया, चाइना उसमें एक्सपर्ट है, वो बहुत लोअर रेट पर मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है। उसके बाद हमने मेक्सिको और उसको क्यों किया, क्योंकि वहाँ पर जो है वो मार्केट से बहुत ज़्यादा क्लोज है और वो सप्लाई इजी गोइंग कर सकते हैं। वहाँ पर मेक्सिको यूरोप में शिपिंग फैसिलिटी अच्छे से मिल जाती है, इसलिए वहाँ ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है उसका ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो जाता है। और इंडियन को कस्टमर केयर की फैसिलिटी हमारे इंडिया को इसके लिए दी गई है क्योंकि एजुकेटेड और इंग्लिश स्पीकिंग यहाँ अवेलेबल है, इंजीनियर्स अवेलेबल हैं, उनको सारी बेसिक प्रॉब्लम्स की है, एंड दे कैन रिड्यूस द कॉस्ट एट 50 to 60% तक की कॉस्ट जो है वो हमने रिड्यूस यहाँ पर कर ली गई है। तो कॉस्ट रिड्यूसिंग 60% तक की कॉस्ट जो है वो यहाँ पर रिड्यूस हो गई। अब इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्री,
इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्री। यहाँ पर अब आपको देखना है कि किस स्टाइल से प्रोडक्शंस को लिंक किया जाता है अक्रॉस द कंट्रीज या डिफरेंट टाइप्स की कंट्रीज में। तो सबसे पहले आपको ये तो पता चल गया कि एमएनसीज कहाँ सेटअप होगी, क्लोज टू मार्केट्स, जहाँ पर मार्केट अच्छा हो, जहाँ पर सारी फैसिलिटी उसको अच्छे से मिल जाए, बहुत स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर बहुत ही लोअर कॉस्ट पर उसको अवेलेबल हो जाए। और गवर्नमेंट पॉलिसीज़ भी जो है, एमएनसीज गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को भी देखती है कि कहाँ की गवर्नमेंट की पॉलिसी कैसी है। गवर्नमेंट की पॉलिसी अगर सपोर्टिव होती है तो उस कंट्री में एमएनसीज का सेटअप ज़्यादा होता है। अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी एमएनसीज को सपोर्ट नहीं करती है तो वहाँ पर एमएनसीज का जो सेटअप होता है वो बहुत लोअर रेट पर होता है। तो एमएनसीज जो है वो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को भी देखती है अपने इंटरेस्ट के लिए, और फिर जा कर के एमएनसीज जो है वो सेटअप होती है। अब एमएनसीज में जो मनी लगाई जाती है, जो वेल्थ या जो किया जाता है, दिस इज़ नॉन एज इन्वेस्टमेंट, उसको हम इन्वेस्टमेंट के नाम से जानते हैं। और इन्वेस्टमेंट मेड बाय एमएनसीज इज कॉल्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जो इन्वेस्टमेंट फॉरेन एमएनसीज के थ्रू प्रिपेयर किया जाता है, इट इज़ नॉन एज इन्वेस्टमेंट। तो मनी स्पेंट ऑन एसेट्स एंड बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल इज नॉन एज इन्वेस्टमेंट। और एमएनसीज अगर कोई इन्वेस्ट करती है देन इट इज़ नॉन एज फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर हो गया कि एमएनसीज क्या थी और क्या कर रही है। अब अगेन इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्री। एमएनसी सेटअप प्रोडक्शन वेयर इट क्लोज टू द मार्केट। एमएनसीज वहीं सेटअप होगी जहाँ मार्केट के क्लोज हो, जहाँ डिमांड ज़्यादा अवेलेबल हो। फॉर एग्जांपल इंडिया में एवरी टाइम हर प्रोडक्ट की डिमांड अवेलेबल रहती है, तो एमएनसीज यही सेटअप होगी। एंड देयर इज स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर अवेलेबल है वेरी लोअर कॉस्ट पे। स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर उनको मिल जाएगा, उस पर होगी। एट द टाइम एमएनसी सेटअप प्रोडक्शन जॉइंटली विथ सम ऑफ द लोकल कंपनीज। अभी जो देखिए रिसेंट टाइम का जो चेंज है, एट द टाइम एमएनसी सेटअप विद द लोकल कंपनी। एमएनसी जो सेटअप हो रही है वो किसी लोकल कंपनी के साथ मिलकर करके हो रही है। जैसे यहाँ मैं शूज़ का कर रही हूँ, तो इंडिया में शूज़ की कौन सी पावरफुल थी, बाटा। बाटा के साथ मिल जाओ, नया वुड कुछ बना लो और फिर आप अपना काम शुरू करो। नहीं मिले तो फिर उसके साथ कंपटीशन करना शुरू कर दो। तो एट द टाइम जो है वो फिनोमिनन चेंज हो गया है। अब क्या किया जा रहा है कि इनसाइड द कंट्री जो भी अच्छी चल रही है कंपनी, उसको टेक ओवर कर लो, उसको परचेज कर लो, उसको ज़्यादा पैसे दे करके हायर कर लो, उसमें इन्वेस्टमेंट कर लो, उसको न्यू टेक्निक अवेलेबल करा लो और उसके नाम को अपने नाम के साथ टैग अपना लगा करके फिर ब्रांड बना करके उसको सेल करो। ये एमएनसीज का फिनोमेनन रिसेंट टाइम में चल रहा है। तो एट द टाइम एमएनसी सेट अप द प्रोडक्शन जॉइंटली विथ सम द लोकल कंपनीज ऑफ दीज कंट्रीज। उस कंट्री की कुछ लोकल कंपनीज के साथ मिल जाती है और फिर लोकल कंपनी के साथ मिल करके अपना प्रोडक्ट निकाल देती है। एमएनसीज कैन प्रोवाइड मनी फॉर न्यू मशीन्स। एमएनसीज क्या करती है, अगर इंडिया की किसी कंपनी के साथ मिल रही है तो उसको मनी प्रोवाइड करती है फॉर न्यू मशीन एंड अपडेट टेक्नोलॉजी, कि मैं आपकी टेक्निक को चेंज करो, मशीन को चेंज करो, मैं आपको नई मशीन और नई टेक्निक्स जो है वो ला करके देता हूँ, आप उसके साथ जो है वो प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दो। तो प्रोडक्शन की जो प्रोसेस होती है वो न्यू मशीन और न्यू टेक्निक के साथ जो है वो स्टार्ट कर दी जाती है और जॉइंटली दोनों मिलकर के फिर प्रोडक्शन की प्रोसेस को ईजी गोइंग कर देते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्शन इज इंटीग्रेशन मार्केट, इसकी आइडिया इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्शन। अब इन्होंने यहाँ क्या किया, इंटीग्रेशन प्रोडक्शन कर दिया, दोनों का प्रोडक्शन अब मिल गया। तो इंटीग्रेशन द प्रोडक्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट, और दो मार्केट भी मिल गए। अगर मैं यूएसए की हूँ और इंडिया की हूँ तो वो प्रोडक्ट दो जगह तो बिकेगा ही बिकेगा। तो इंटीग्रेशन प्रोडक्ट हो गया एंड इंटीग्रेशन प्रोडक्ट आपने पहले एग्जांपल में देख ही लिया, चाइना और मैक्सिको और यूरोप। और इंटीग्रेशन मार्केट, अब दो मार्केट मिल गए, इंडिया का मार्केट और यूएसए का मार्केट। तो इंटीग्रेशन मार्केट इज द की आइडिया बिहाइंड द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन की प्रोसेस के पीछे ये जो आइडिया है वो मोस्ट पावरफुल है और यही आइडिया काम करता है। रोल ऑफ एमएनसीज इज पावरफुल इन स्प्रेडिंग द थीम ऑफ ग्लोबलाइजेशन। जो एमएनसीज का जो रोल है ग्लोबलाइजेशन को स्प्रेड आउट करने में, लार्ज स्केल तक ले जाने में, देन द रोल ऑफ एमएनसीज इज़ वेरी पावरफुल इन स्प्रेडिंग द ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन की जो प्रोसेस हमारी कंट्री में इंक्रीज हो रही है वो किस वजह से हो रही है, इसी वजह से हो रही है। और कंटिन्यूस जो है एमएनसीज जो है वो हर कंट्री में बहुत हायर लेवल पर और बहुत लार्ज स्केल पर जो है वो सेटअप जो है होने लग गई है।